नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले एडमिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक्स एग्जाम के दोस्तों। और यह जो टॉपिक है दोस्तों, इससे हर एक एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता ही है। जैसे कि कौन एडमिशन कर सकता है, एडमिशन करने की कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, एडमिशन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, एडमिशन से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स हैं, कौन कौन से केस लॉज हैं और उनसे संबंधित क्या चीजें हैं, हम उसको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपके सामने एक माइंड मैप, एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसकी सहायता से सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन को कैसे समझा जा सकता है, जिसको भी हम आपको इसके माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद एक एक करके हम जो थ्योरी की चीजें हैं, जैसे कि कौन कर सकता है, एडमिशन है क्या, एडमिशन से संबंधित जो क्लॉजेस हैं, जो केसेस हैं, जो बाकी चीजें हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे थ्योरी के फॉर्म में। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह इस फ्लो चार्ट की बात करेंगे, जिससे कि सबसे पहले आपको ये मोटे मोटे तौर पर समझ में आ जाए कि एडमिशन है क्या, एडमिशन के अंतर्गत कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, एडमिशन के प्रकार कितने होते हैं, कौन एडमिशन कर सकता है, इन संबंधी चीजों की आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से, यदि आप भी किसी भी जुडिशरी, किसी भी लॉ से संबंधित कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मेरे दोस्त, मैं आपके लिए सीधी ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लाता रहता हूं। चलिए बिना कुछ समय गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं किसके बारे में, एडमिशन के बारे में। तो ये वो एडमिशन नहीं है जो हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में कराते हैं, ये वो शब्द नहीं है। सामान्य तौर पर यदि आप किसी के सामने कोई जो सामान्य सा व्यक्ति होगा, आप शब्द लेंगे तो वो सोचेगा कि स्कूल का एडमिशन की बात कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात कर रहा है। लेकिन ये जो एडमिशन है, इसको हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें संदर्भित किया गया है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब सबसे पहली चीज उठ के आती है कि कहां पर डिस्क्राइब किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एडमिशन है, इसको डिस्क्राइब किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 31 के बीच में। अब देखिए, इन्हीं सेक्शनों के बीच में, अर्थात जो एडमिशन के सेक्शन है 17 से लेके 31 तक जो एडमिशन दिया गया है, इन्हीं के बीच में आपका जो कन्फेशन है वह भी आता है, जो कि 24 से लेके 30 तक आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, 17 से 31 तक की बात कही है। यदि हम इसको बांटना चाहे तो दो भागों में बांट सकते हैं। 17 से लेके 23 है आगे, और आखिरी का जो 31 है, यह पूर्ण रूप से एडमिशन की बात करता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यह एडमिशन है। उसके बाद बाकी जो 24 से लेके 30 बीच वाला भाग है, वह कन्फेशन की बात करता है, और लास्ट का जो 31 है वह बात करता है एडमिशन की। अब दूसरी चीज हमारे मन में तुरंत आती है कि आखिर भाई एडमिशन है क्या। तो एडमिशन का बहुत ही सिंपल और साधारण सा मतलब समझिएगा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट। आप किसी फैक्ट का, किसी तथ्य का क्या करते हो, एक्नॉलेजमेंट कर लेते हो, मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो एक स्टेटमेंट के द्वारा कि नहीं, जी हां, हमने ये किया है। तो यह जो चीजें हैं कि तथ्य को स्वीकार करना जो होता है, वह क्या कहलाता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ जो फैक्ट है, जो कि एक स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है, यह कहलाता है एडमिशन। लेकिन ध्यान रहे, यदि वह एक्नॉलेजमेंट गिल्टी का हो, आरोप का हो, जो आपने किया है, यदि उसका आप कर रहे हैं, तब वहां पर एडमिशन नहीं हो जाएगा, तब वह तुरंत किस में चला जाएगा, कन्फेशन में चला जाएगा। इसीलिए जब कोई अपराधी या फिर कोई आरोपी अपने आरोपों को स्वीकार करता है, तब उसको क्या बोलते हैं,
कन्फेशन बोलते हैं, अर्थात वो कन्फेस कर रहा है। देखिए एडमिशन वहां पर भी है, लेकिन वो एडमिशन गिल्ट की है, वो एडमिशन उसके आरोपों की है, इसीलिए वो एडमिशन होते हुए भी वह किसका भाग है? कन्फेशन का भाग है। जब हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी फॉर्म में तो उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिशन और कन्फेशन एक दूसरे से समानता खाते हैं, क्या क्या उनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, कि एडमिशन और कन्फेशन को कैसे हम अलग कर सकते हैं। इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अब चलते हैं भाई कि एडमिशन को कैसे समझ सकते हैं। तो एडमिशन के अंतर्गत यदि हम मोटे मोटे तौर पे यदि इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, इसके प्रमुख एलिमेंट्स की बात करें, तो कुल 4 प्रमुख एलिमेंट हमको दिखाई देते हैं यदि मोटे मोटे तौर पर बांटे तो। पहली चीज कि भैया एडमिशन होता किसका है? फैक्ट का होता है, जो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। अब जो ये स्टेटमेंट है जो एडमिशन में दिया जाता है, यह स्टेटमेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप 3 प्रकार से एडमिशन के अंतर्गत स्टेटमेंट अपनी दे सकते हो। कौन कौन सा वो प्रकार है? तो सबसे पहला प्रकार है आपका ओरल, अर्थात मौखिक रूप से आप न्यायालय में गए या आपने न्यायालय के बाहर भी किसी से मौखिक रूप से किसी बात को स्वीकार किया, यदि यह जो तथ्य है यह कहलाएगा ओरल स्टेटमेंट ऑफ एडमिशन। वहीं पर यदि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, लिखित फॉर्म में, कैरिकेचर फॉर्म में, किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किसी चीज को स्वीकार किया कि नहीं हाँ भाई मैंने ये काम किया है, तो वह जो फॉर्म होगा वह स्टेटमेंट का फॉर्म होगा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। जब आपने एडमिशन के अंतर्गत एविडेंस के अंतर्गत एविडेंसेस के प्रकार पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यह 3 प्रमुख एविडेंस के प्रकार हैं। अब देखिए ओरल और डॉक्यूमेंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बाद के समय में पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस नहीं थे। बाद में आईटी एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके द्वारा सन 2000 में हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें एक नया एविडेंस का प्रकार जोड़ा गया, जो कि एक स्टेटमेंट का नया प्रकार बना, वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसको हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे हमारे आपके बीच की कोई कन्वर्सेशन हो गई, जैसे व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन, फेसबुक की कन्वर्सेशन, कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, जीमेल हो गया, तो ऐसा जो कन्वर्सेशन है यह कन्वर्सेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो ऐसे यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यदि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, वह फॉर्म होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट का। तो आपने क्या जाना कि कुल 3 प्रकार से स्टेटमेंट एडमिशन में दिए जाते हैं। सबसे पहला ओरल एडमिशन, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एडमिशन और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन है, इसको बाद में जो आईटी एक्ट है, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा इसको क्या किया गया? इंसर्ट किया गया, इसको जोड़ा गया। ये तो हो गया इसका पहला एलिमेंट एडमिशन का स्टेटमेंट के बारे में। अब दूसरी चीज निकल के आती है कि आखिर स्टेटमेंट देने की या एडमिशन देने की जरूरत क्या पड़ती है, क्या उससे मिल जाता है कोर्ट को। तो कोर्ट को क्या मिलता है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई जो गवाह है जब भी एडमिशन देता है तो उससे कोर्ट को कुछ अंदाजा लगता है, कुछ अनुमान लगता है। जो वो चीजें बताता है कोर्ट को, वो चीजें किसी चीज को अनुमानित करती हैं, किसी चीज को इंगित करती हैं, जिसको हम लोग इसमें इन्फ्लुएंस बोलते हैं, वो बताती हैं। तो बताती किसको है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम एडमिशन करते हैं तो एडमिशन के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। या तो हमारे द्वारा बताया गया जो फैक्ट है, हमारे द्वारा जो बताया गया एडमिशन कह लें या फिर स्टेटमेंट कह लें, वो स्टेटमेंट 2 ही चीज को इन्फोर्स करता है, 2 ही चीज को इंगित करता है। या तो फैक्ट इन इशू, जिसको हम लोग बोलते हैं विवाद का मुख्य तथ्य, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विवादक बोलते हैं, विवाद का मुख्य मुद्दा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझा दूं फैक्ट इन इशू क्या है। मैंने आपको 5000 रुपए दिए और आपने हमसे कहा कि 5000 रुपए नहीं दिए। यह मामला कोर्ट में उठकर चला गया कि मैंने आपको पैसे दिए कि नहीं दिए। यह जो मुद्दा है यह है फैक्ट इन इशू, कि पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया। अब इसी में चीज में आ जाए कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा व्यक्ति किसी नहीं, उस दिन सोमवार का दिन था, उस वह ऑफिस आया ही नहीं था, तो वो पैसा देगा कहां से।
तो ऐसा कोई तथ्य जो फैक्ट इन इशू है, जो विवाद का मुख्य तत्व है, मुद्दा है, उसको स्थापित करने का काम करे, वो कहलाता है रिलेवेंट फैक्ट। तो ये दो फैक्ट होते हैं, एक फैक्ट इन इशू होता है, एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। तो ये जो एडमिशन होता है यह हमें किन चीजों को इंगित करता है, तो इन्हीं फैक्ट इन इशू और इन्हीं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, फैक्ट इन इशू के बारे में इन्फोर्स करेगा, अर्थात इंगित करेगा, बताएगा हमको, या फिर रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बताएगा, जिससे कि जो फैक्ट इन इशू है उसको कुछ बल मिल सके, उसके खिलाफ हमको एविडेंस प्राप्त हो सके। ये हो गया दूसरा। अब तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है हमारे एडमिशन के अंतर्गत, वो है कि एडमिशन कर कौन सकता है। आखिर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। फैक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग दुनिया में करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या सभी लोग कोर्ट में जाकर एडमिशन कर सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड किए गए हों, पर्टिकुलरली वही व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं, जिनकी चर्चा हमारा जो ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यह बताता है हमारे कि जो यह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन किया जाएगा, उनकी चर्चा सेक्शन 18, 19 और 20 के बीच में किया गया है। तो वो व्यक्ति जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 में, सेक्शन 19 में और सेक्शन 20 में बताए गए हैं, केवल और केवल वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। और ऐसे कुल जो आपके 18, 19 और 20 में जो व्यक्ति बताए गए हैं, कुल ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी चर्चा हम अभी यहां पर करेंगे। और थ्योरी जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में इनकी एक एक करके चर्चा करेंगे कि पार्टीज के जो दोनों पार्टीज होती है वो कर सकते हैं, इसमें एक्यूज हुआ, डिफेंडेंट हुआ, प्लेंटिफ हुआ, जो भी चीजें वो कर सकती हैं, एजेंट कर सकता है। बाकी जो चीजें होंगी हम उसको थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लो चार्ट में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। तो अब तो ये बात हो गई कि व्यक्ति कौन कर सकता है। तो 7 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, और इन व्यक्तियों का जो उल्लेख है वो हमको एविडेंस एक्ट के 18, 19 और 20 सेक्शन में दिखाई देता है। अब अगली चीज क्या थी भाई, कि ठीक है एडमिशन करेगा, लेकिन किस परिस्थितियों में एडमिशन करेगा। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति निकल कर आएगी, क्या ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट बात करेगा एडमिशन के बारे में, तो वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनमें कोई व्यक्ति, कोई गवाह क्या करेगा कि एडमिशन करेगा, उसकी जानकारी हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के 18 से लेके सेक्शन 31 के बीच में डिफाइन किया गया है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे जानकारी हो गई कि एविडेंस के अंतर्गत जो एडमिशन आता है उसके 4 प्रमुख इंग्रेडिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्या इन्फर्स करता है, क्या इंगित करता है, उसके बारे में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। अब अगली चीज हमारे सामने आती है कि क्या एडमिशन का कोई प्रकार भी है या फिर सीधा जाके हम एडमिशन कर देते हैं। तो देखिए एडमिशन के 2 प्रकार बताए गए हैं। वह जो प्रकार हैं जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ एडमिशन कहते हैं, यह 2 प्रकार, एक है जुडिशियल एडमिशन जिसको हम लोग फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं, थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं कि आखिर जुडिशियल या फिर फॉर्मल एडमिशन क्या है। देखिए जुडिशियल एडमिशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोर्ट के अंदर जब किसी केस की, किसी सूट का क्या चल रहा हो, प्रोसीडिंग चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, उस दौरान यदि कोई व्यक्ति एडमिशन करता है तो वह एडमिशन क्या कहलाएगा, जुडिशियल अर्थात फॉर्मल एडमिशन कहलाएगा। तो कोर्ट के अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिया जाता है, जो एडमिशन किया जाता है, वह एडमिशन कहलाएगा जुडिशियल एडमिशन अर्थात फॉर्मल एडमिशन। और यह जो जुडिशियल या फॉर्मल एडमिशन है यह 2 प्रकार से किया जाता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ओरल या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग एडमिशन। तो यह 2 प्रकार से किया जाता है। वहीं पर
जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है, जिसको हम लोग इनफॉर्मल एडमिशन कहते हैं, वो इनफॉर्मल एडमिशन है क्या? तो जो इनफॉर्मल एडमिशन होता है, इनफॉर्मल एडमिशन का मतलब होता है कि सीधे सीधे तौर पर कोर्ट के बाहर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ठीक है भैया, हम 5,000 रुपए आपको दिया और आपने कह दिया कि नहीं मैंने नहीं दिया। अब इस बात को लेके मुद्दा कोर्ट में चला गया कि पैसा दिया कि नहीं दिया। ए जो है वह कह रहा है कि पैसा दिया था, बी कह रहा है कि पैसा नहीं दिया था। अब कुछ दिन बाद जो बी है वो जाके अपने जो सी दोस्त है उससे कहता है नहीं भाई ए ने पैसा दिया था। लेकिन ध्यान रहे, ए कोर्ट में नहीं कह रहा, सॉरी बी सी से कोर्ट में नहीं कर रहा ये बात, सामान्य बातचीत के दौरान, अपने बिजनेस टाइम के दौरान, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ के दौरान वह अपने दोस्त से ये बात कही सी से। अब कल को सी यदि उठकर कोर्ट में जाता है और यह बात कहता है कि बी ने यह स्वीकार किया मुझसे कि नहीं उसने 5,000 रुपए ए से लिए हैं, तो उसका यह जो फैक्ट है, उसका ये जो स्टेटमेंट है वह एज एडमिशन काउंट किया जाएगा कोर्ट में। और एडमिशन का यह जो फॉर्म है वह कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल या फिर इनफॉर्मल एडमिशन। तो इनफॉर्मल एडमिशन का मतलब क्या होता है कि मेड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। तो चलते फिरते, घूमते फिरते, गाते नाचते, ऐसे अचानक से दोस्तों के साथ हमने कोई चीज क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और वह चीज यदि कोर्ट क्या कर ले, स्वीकार कर ले, तो वह एडमिशन का कौन सा प्रकार होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल या फिर इनफॉर्मल एडमिशन का प्रकार होगा। अब आते हैं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आपकी है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति, हमने पहले ही बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसकी चर्चा करता है, जो कि हमारे सेक्शन के एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 अर्थात 18, 19 अर्थात 19 और 20 अर्थात 20 जो सेक्शन है उसमें धाराओं में दिया गया। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। जो सेक्शन 18 है यह बात करता है पार्टीज के बारे में। पार्टीज होती कहां पे है, ये डांस वाली पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, खाने पीने वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्टीज केसेस की पार्टी, सूट की पार्टीज है। तो देखिए जो भी पार्टीज होती हैं उनसे संबंधित जो लोग करते हैं एडमिशन, उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 18 में। और सेक्शन 18 के अंतर्गत भी जो पार्टीज हैं उनमें भी 4 प्रकार के लोग काउंट कराए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो व्यक्ति जो कि पार्टीज के क्या हैं, पार्टीज ऑफ द केस हैं, किसी केस के, किसी सूट की जो पार्टीज हैं वह खुद ही एडमिशन कर सकती हैं, जिसमें हम लोग एक्यूज्ड या फिर डिफेंडेंट के रूप में जानते हैं, या फिर विक्टिम या फिर प्लेंटिफ के रूप में जानते हैं। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। जो पार्टी ऑफ द केस होती, मैंने मान लिया कि ए और बी ने क्या किया, किसी केस को लेके कहां पर चले गए, न्यायालय में चले गए, तो ए और बी दोनों क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो ये हो गए पार्टी ऑफ द केस, पहला व्यक्ति। दूसरा ऑथराइज्ड एजेंट काउंट करेगा, मैंने पहला बता दिया पार्टीज ऑफ द केस, पहला हो गया, पहले व्यक्ति का नाम मैंने बताया। दूसरा ऑथराइज्ड एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट मतलब जब, कौन से ऑथराइज्ड एजेंट भाई, जब आपने प्रिंसिपल और एजेंट का नाम सुना होगा कि जिसमें क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के एजेंट के तौर पर काम करता है, तो वो जो व्यक्ति जो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, यदि वो कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट उसको एज एडमिशन क्या करता है, काउंट करता है। लेकिन हर एक एजेंट तो काउंट नहीं किए जाएंगे, वही एजेंट काउंट किए जाएंगे जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है जो कि ऑथराइज्ड होंगे। ऑथराइज कौन ऑथराइज करेगा, पार्टी करेगी कि ये जो व्यक्ति है यह मेरा क्या है, ऑथराइज्ड एजेंट है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पार्टी का ऑथराइज्ड एजेंट हो वह भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। तो कुल इस प्रकार से अभी तक हमने कितने बताए, 2 व्यक्ति हो गए जिन्होंने क्या किया, एडमिशन किया। अब चलते हैं तीसरे व्यक्ति की तरफ। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि
जो पार्टी है ए और बी उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हो, मतलब जो ये कहेगा बात वो मेरी ही बात होगी। जैसे हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं अपना, मतलब उनकी जो बातें कही जाती हैं वो हम लोगों के आधार पर कही जाती हैं, वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है, मुझको रिप्रेजेंट कर रही होता है। तो बिल्कुल उसी तरह वो व्यक्ति जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, यदि वो स्टेटमेंट देते हैं कहां पर, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, तो उनके द्वारा किया गया जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिशन के रूप में काउंट किया जाएगा। और यह जो व्यक्ति है यह तीसरे व्यक्ति के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो पहला पार्टी ऑफ द केस, दूसरा ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द केस, और तीसरा कि जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैरेक्टर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। हालांकि डिटेल में वो भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, ऐसे ही नहीं कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा, सभी चीजों की चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे, बिल्कुल चिंता न करें, थ्योरी वाले फॉर्म। अब चलते हैं चौथा कौन सा व्यक्ति जो एडमिशन कर सकता है। तो पार्टी में जो चौथा व्यक्ति है वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जिसका वह जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट, वह जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मुद्दा है, उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट हो। वह इंटरेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे प्रोप्राइटरी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पिक्यूनरी फॉर्म में हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हित, निहित हो उस मुद्दे में जो चल रहा है कोर्ट में। ए और बी ने लड़ाई किया, अब सी का, ए और बी का जो बीच में मुद्दा चल रहा है पैसे लेने और देने का, उसका कुछ जो सब्जेक्ट मैटर है पैसा का लेन देन वाला, यदि सी का उसमें कुछ ऐसा जो सब्जेक्ट मैटर, उसमें कुछ हित है, कुछ इंटरेस्ट है, तो सी के द्वारा किया गया स्टेटमेंट भी यहां पर क्या होगा, एडमिसिबल होगा, अर्थात वह भी एडमिशन के रूप में काउंट किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इंटरेस्टेड हो सब्जेक्ट मैटर में, वो भी एडमिशन कर सकता है। और यह इंटरेस्ट दो फॉर्म में होता है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और पिक्यूनरी इंटरेस्ट। ये होते क्या है इंटरेस्ट, इनकी चर्चा हम आगे जो आपको थ्योरी फॉर्म पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में करेंगे। अब जो है, जो पार्टीज के अंतिम वाले व्यक्ति हैं भैया, जो कि पार्टी से रिलेटेड है, पांचवें व्यक्ति, वह व्यक्ति हैं आपके पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। तो जिसका इंटरेस्ट डिराइव्ड होता है, जिसका केस से इंटरेस्ट क्या होता है, डिराइव्ड होता है, जिसको हम लोग प्रीवियस ओनर के रूप में जानते हैं, वो व्यक्ति भी, वह पर्सन भी एडमिशन कर सकता है और उसका एडमिशन एडमिसिबल होगा कोर्ट में। तो जिसका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट मैटर में वो कर सकता है, या फिर जिसका इंटरेस्ट डिराइव्ड हो वो भी कर सकता है, जिसको हम लोग प्रीवियस ओनर के रूप में जानते हैं। अब क्या है भाई, ये तो हो गया पार्टी से संबंधित जिनकी चर्चा सेक्शन 18 में किया गया है, धारा 18 में किया गया। वहीं पर धारा 19 किसकी बात करता है कि धारा 19 कहता है छठवें ऐसे व्यक्ति की जो कि क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। तो वह कौन व्यक्ति है भाई, तो छठवां व्यक्ति जो है वह है आपका कि ऐसा व्यक्ति कि जिसका पोजीशन, जिसका स्थान जो है वह क्या हो, वह विवाद का विषय हो। The person whose position is must be proved against parties to the suit। मतलब कि पोजीशन इन इशू, मतलब जिसका कोई व्यक्ति हो, जिसका क्या हो, जो पोजीशन हो वह इशू में हो, विवाद में हो, ऐसा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, पार्टीज के खिलाफ क्या कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, अर्थात वह व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, एडमिशन के अंतर्गत एडमिसिबल कहलाएगा। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, ए ने बी को क्या कहा कि जाओ भैया मेरे जितने भी रेंट वाले व्यक्ति हैं उनसे रेंट कलेक्ट कर लो। ए गया, सभी से लिया, लेकिन जो सी व्यक्ति है उसने उससे रेंट नहीं लिया। अब बी ने सी से रेंट नहीं लिया तो ए ने उसके खिलाफ केस कर दिया कि भाई मैंने सबसे रेंट लेने को बोला था लेकिन तुमने सी से रेंट नहीं लिया, हो सकता है तुमने पैसा खा लिया। तो अब यहां पर कौन से बीच में किसकी जो पोजीशन है वो इशू में आई है, सी का, कि सी ने पैसा दिया है बी को कि नहीं दिया है, तो उसकी जो पोजीशन है वो इशू में है।
तो अब यहां पर यदि सी के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट होगा, सी के द्वारा जो दिया गया एडमिशन होगा, वह कोर्ट में क्या माना जाएगा? एडमिसिबल माना जाएगा, जिसकी चर्चा सेक्शन 19 में किया गया। जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड केस क्या है, इसके फैक्ट क्या है, ये सभी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं सेक्शन 20 की तरफ, और आज के जो आपका ये जो माइंड मैप वाला फ्लो चार्ट वाली चीजें हैं, यहां पर अंतिम पॉइंट की तरफ। तो जो सेक्शन 20 है, यह कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिनको पार्टीज ने, चाहे ए चाहे बी, जिनके बीच विवाद है, उनके द्वारा एक्सप्रेसली रिफर्ड किया जाए, बताया जाए कि नहीं भैया इन व्यक्ति से जाके पूछो, तो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उनके द्वारा किया गया एडमिशन भी क्या होगा? एडमिसिबल होगा। एज एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए ए और बी व्यक्ति हैं। ए बी का घोड़ा या फिर कोई भी सामान कह लीजिए वो खरीदना चाहता है, तो बी से गया, ए खरीदने के लिए गया बी के पास। अब पूछता है कि क्या भाई तुम्हारी ये जो चीजें हैं ये परफेक्ट कंडीशन में तो है ना, ठीक ठाक काम करती है ना? तो बी क्या कह देगा कि हमसे क्या पूछ रहे हो, इतना ही बढ़िया तुमको समझ में आएगा तो सी से पूछ लो, सी तुमको सब बता देगा। हम बताएंगे तो विश्वास होगा नहीं, सी से पूछो, सी बताएगा इसके बारे में कि ठीक है कि नहीं है, क्या है। तो अब जो सी उसको बताएगा, सी की यहां पर बातें क्या होंगी? एडमिसिबल होंगी, यहां पर वो एज एडमिशन काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एडमिशन कर सकते हैं। सेक्शन 18 के अंतर्गत 5 व्यक्ति, जिसमें कि पार्टीज ऑफ द केस हैं, ऑथराइज्ड एजेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब पर्सन जिनका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, पर्सन ऐसे जिनका इंटरेस्ट डिराइव हो रहा है, जिसको हम लोग प्रीवियस ओनर कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका पोजीशन इन इशू है, अर्थात जिनके पोजीशन को क्या लिखे है, विवाद का विषय बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी एडमिशन कर सकते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति जिनको एक्सप्रेसली क्या किया गया है, रेफर किया गया है पार्टी के द्वारा। तो हमने सेक्शन में, इस वीडियोस में जाना कि कैसे एडमिशन की क्या क्या चीजें हैं, वो हमने जानने और समझने का प्रयास किया। अब थ्योरी फॉर्म में आगे हम लोग एक एक चीज की डिस्कशन करेंगे कि एडमिशन है क्या, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में होगा, कौन कौन करेगा, उससे संबंधित केस लॉज क्या क्या है, ये सभी फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो बिल्कुल जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।